बढ़ेंगे सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता का मतलब सामान्यतः क्या होता है, कुछ नया करना, क्रिएटिविटी करना। ठीक है, और अपने पहले डिस्कशन कर लिया था कि हर जो भी प्रतिभाशाली बालक होता है ना, वो जरूरी नहीं कि क्रिएटिविटी हो उसके अंदर, सृजनात्मकता हो। और ये कोई कुछ नया करने के लिए, उपयोगी करने के लिए सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। कोई नवीन और मौलिक वस्तु बनाना या कार्य करना जो उपयोगी हो, उसे क्या कहते हैं, सृजनात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, कुछ पुरानी चीजों से नई वस्तु बनाना, ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक, सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता मौलिक और नवीनता है। इसमें कुछ वस्तु मूर्त, अमूर्त और ज्ञान शाब्दिक, अशाब्दिक हो सकता है। इसमें वस्तु है ना, मूर्त भी हो सकती है जो सामने दिखाई दे, अमूर्त भी हो सकती है जो सामने दिखाई नहीं दे। इसका ज्ञान शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक, बिना बोल के भी क्रिएटिविटी को दर्शाया जा सकता है और बोल के भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, सृजनशील बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन, अब ये दोनों चिंतन है, इनके बारे में प्रकार है, एक तो अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन। जो खुला सोच सके, सोच सीमित नहीं हो, मतलब खुला सोच सके, कितनी भी सोच रख सकते हैं, मतलब स्वतंत्र विचारों का गमन हो सकता है किसमें, अपसारी चिंतन में। और अभिसारी चिंतन में बंद चिंतन होता है, इसमें सोच सीमित होती है। तो विद्यार्थी के लिए कौन सी सोच होना चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, और ये जो अभिसारी चिंतन होता है ना, ये दबाव के रूप में कार्य करता है। इसमें बच्चा क्रिएटिविटी नहीं बन पाता है, क्रिएटिविटी नहीं बन पाता है, सृजनशीलता का विकास नहीं हो पाते हैं उसमें। और सृजनशीलता का विकास नहीं हो पाने के भी बहुत सारे कारण है। देखो, देखो, बालकों में सृजनशीलता की शुरुआत बाल्यावस्था से हो जाती है, अर्थात वो तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बालकों से पूछा जाए कि बालक की जो सृजनात्मकता की विशेषता है वो कब से शुरू हो जाती है, तो कब से शुरू हो जाती है वो, बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 5 से 12 तक। ठीक है, और उससे पहले शैशवावस्था, हालांकि उसे भी बाल्यावस्था भी कहते हैं, 5 वर्ष तक नहीं होता, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था भी आ जाती है। बाल्यावस्था से बालक क्या हो जाता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, और वो बहुत सारे सवाल करता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कोई इस दुनिया में नया है, और आपको उन सवालों के जवाब पता होता है, इसलिए वो बार बार पूछता है, बड़बड़ करता है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है ना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, ये बालों को क्या बनाती है, सृजनशील बनाती है। तार्किक चिंतन शुरू होता है। तार्किक चिंतन का मतलब जहां सोच विचार हो, ये चीज ऐसी हुई तो क्यों हुई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सृजनशील बोलते हैं। सभी सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु सभी प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो ये जरूरी नहीं है। मतलब बुद्धिमान बालक होता है ना, ये जरूरी नहीं कि वो सृजनशील हो, उसमें क्रिएटिविटी का विकास हो। लेकिन जो जो सृजनशील बालक होते हैं वो बुद्धिमानी हो सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई में अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तो जरूरी नहीं है उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास हो। ठीक है, सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 से 139 तक। ठीक है, एक बालक प्लास्टिक पॉलिथीन की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बनाता है, ये गुण उस बालक के क्या दिखाता है, सृजनशीलता को दर्शाता है। और यहाँ सिर्फ पॉलिथीन की वस्तु की बात नहीं है, कोई सी चीज हो जिनसे आप कुछ नया बना सकते हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो आप कोई बोतल लेके आए, उस बोतल को काट के उसका गिलास भी बना सकते हो पीने के लिए। ठीक है, और जैसे बल्ब है लाइट का, ये सारे फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, उनको एक साथ मिला कुछ डिजाइन टाइप बना सकते हो। रहते हैं ना होटल वगैरह में लटके रहते हैं, वैसे बना सकते हो, वो भी आपकी सृजनशीलता को दर्शाता है। तो बहुत सारी मिट्टी के खिलौने बना सकते हो, घड़ा बनाना, दीपक बनाना, सारी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। जरूरी थोड़ी सारे जो भी मिट्टी के वगैरह दिए वगैरह बनाते हो सारे पढ़े लिखे हो, लेकिन क्रिएटिविटी है उनके अंदर, सृजनशीलता है। ठीक है ना, और ये बालक के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है उसकी बुद्धि लब्धि को आगे बढ़ाने के लिए। बालक प्लास्टिक पॉलिथीन की थैलियों से कोई उपयोगी वस्तु बनाता है, ये उसके किसको दर्शाता है, सृजनशीलता को दर्शाता है। सृजनात्मकता प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही होती है, वो प्रक्रिया भी होती है, खुद ही परिणाम भी होती है। वो सृजनात्मकता प्राकृतिक है, परंतु सृजनात्मकता सभी बालकों में नहीं होती, अर्थात जिस बालक को पोषण मिलता है वो सृजनशील बन जाता है। पोषण, खान पीन में पोषण मिलना चाहिए, उसका वातावरण भी बेस्ट होना चाहिए, तभी वो सृजनशील बनेगा। यदि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव है ना, तो वो सृजनशील नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो बालक को अच्छा पोषण मिलना चाहिए बचपन से, यहाँ तक कि माँ के पेट से। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का पोषण में कमी रहती है ना, कुपोषित रहता है, तो बीमार तो रहेगा या अधिकतर, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी का विकास भी नहीं हो पाएगा। ठीक है,
सृजनशील बालकों की क्या क्या विशेषता होती है देखो, एक तो वो है ना ईमानदार होगा, जो भी क्रिएटिविटी रहेगी जिसके अंदर वो ईमानदार रहेगा। उसके बाद उसमें आत्मविश्वास रहेगा। आप में से किस किस को आत्मविश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है? सभी को, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो एक एड आता है पेप्सी का, पीने के लिए, आत्मविश्वास जगह अपने अंदर से। लेकिन वो उसको दे के ना डाक मत जाना आप कैसे, ये तो फिर डायरेक्ट वहां से उठोगे आप, ठीक है ना। उसके नीचे भी लिखा आता है वैसे भी, भाई इसको ट्राई नहीं करना। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब ऐसे वीडियो बनाते हैं ना, जो पहले लिख देते हैं, निर्देश दे देते हैं, भाई इस तरीके का प्रयोग घर पे ना करें, ठीक है। ईमानदारी, आत्मविश्वास होता है उनके अंदर, दृढ़ संकल्प होता है, जैसे ठान लिया तो करके दिखाना है। जैसे आपने ठान रखा है कि बीएसटीसी में नंबर आना ही किसी प्रकार, कॉलेज वो भी कोटा ही मिलेगा, और उसके बाद बीएसटीसी करने के बाद रेड के पेपर फाइट करूंगी मैं, या मैं करूंगा फाइट, उसके बाद मुझे टीचर बनना है, एक 5वीं तक के बच्चों के लिए ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो आगे जाकर बहुत अच्छे ऊंचे पद, ठीक है। दृढ़ संकल्प होते हैं, वो दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी का मतलब जो आगे की सोच सकता है, उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। परिपक्वता होगी, मैच्योरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद धैर्य, साहस होगा, धैर्य रहेगा, धैर्य भी बेहद जरूरी है जीवन। हम कोई तनछट क्यों रहे, चापर लागे रहे न, ये तो काम आज ही हो, ठीक है, मतलब धैर्य भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ना साहस भी होना चाहिए। साहस का मतलब क्या बोलते हैं, साहस, हिम्मत, किसी भी कार्य को करने की साहस भी होनी चाहिए, ठीक है। संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसमें चीजों को फर्क नहीं, संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो ईमानदार होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दूरदर्शी होने चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य, साहस होना चाहिए, ठीक है। संवेदनशील भी होना चाहिए वो बालक, कार्य और विचारों की स्वतंत्रता, स्वायत्ता और एकांत प्रिय होना चाहिए। कार्य और विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके अंदर, और स्वायत्ता होनी चाहिए, खुद काम कर सके वो। और उसके बाद एकांत प्रिय होना चाहिए, शांत वातावरण में बैठा रहे। किस किस को एकांत प्रिय है, शांति वातावरण, मेरे को तो कोई डिस्टर्ब ही ना करे, एकांत प्रिय, ठीक है। एकांत प्रिय बालक है ना, आगे जाके क्या बोलते हैं, विचार क्या लेखक वगैरह बन सकते हैं, विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखी जो खुद के बारे में, मतलब एकांत रहना पसंद करता है, ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, ना ज्यादा मित्र होते हैं उसके। जोखिम उठाने वाला पसंद होता है, जोखिम उठाना किस किस को पसंद है, आप बेल मुझे मार, कौन कौन कहता है ऐसे, नहीं है ना ऐसे। तो जोखिम उठाना मतलब कोई सी भी चीज हो जो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, ठीक है। देखो, सृजनशीलता का विकास के क्या उपाय, यदि किसी को सृजनशील बनाना है तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। स्वतंत्र, भय रहित और साहसिक वातावरण, मैंने बोला था ना पहले, वो वातावरण का बेहद इफेक्ट पड़ता है। आप किस जगह रह रहे हो, आपका वातावरण किस प्रकार का है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपको सृजनशील बनाने के लिए। यानी कि आपका, आप में स्वतंत्रता होनी चाहिए, भय रहित वातावरण होना चाहिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सहायक वातावरण होना चाहिए आपके ऊपर, जो आपके क्या बोलते हैं बौद्धिक स्तर को क्या बोलते हैं उसको प्रभावित करे, मतलब अच्छा बनाने के लिए आप सही वातावरण हो। एक तो मेरी बात सुनो, एक तो आप रोड पे हो, वहां रखकर आपको है ना पढ़ने की बोला जाए, भाई एक बुक्स लो और आप पढ़ाई करो और इसको याद करके बताओ। अरे एक आपको शांत वातावरण है, क्या बोलते हैं लाइब्रेरी वगैरह में बैठा दिया जाए और वहां पढ़ने के लिए बोला जाए, तो कहां पर पढ़ोगे फिर आप, लाइब्रेरी में, क्योंकि वहां वातावरण अच्छा मिल रहा है आपको। तो सृजनशील बनने के लिए भी ना सहायक वातावरण चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। शिक्षक द्वारा मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न पूछना चाहिए, खुले प्रश्न पूछना चाहिए, जहां से आप अपनी मर्जी के हिसाब से उत्तर दे सकते, आपके अनुसार उत्तर दे सके। बंद प्रश्न क्या होते हैं, कोई सा भी टॉपिक दे दिया मैंने तुम्हें याद करने के लिए, तो उसी में से आंसर देना, ये तो बंद प्रश्न हो गया। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो कि आप अपने अनुसार उसको क्रिएट करके क्या कर सके, उत्तर दे सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं खुले प्रश्न। इससे क्या होगा, आपकी बौद्धिक स्तर का विकास होगा, सृजनशीलता का विकास होगा, अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। कठोर अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, कठोर अनुशासन, इससे बुद्धि को क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता मृत हो जाती है फिर बच्चों की, दबाव नहीं रहना चाहिए ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप अगला, बालकों में सामूहिकता की भावना का विकास हो। सामूहिकता का भावना मतलब सुनते हो, सभी को एक साथ लेकर चले, सामूहिकता का भावना का विकास हो। खेलने देना चाहिए बच्चों को, है ना, मोहल्ले में, तभी तो उनकी क्रिएटिविटी का विकास होगा। एक दूसरे मिलेंगे, वो फ्रेंड बनाएंगे, खेलेंगे, कौन कौन से खेल, सतोड़िया, उसके बाद कंचा, दड़ी, चंगा, गिल्ली डंडा, और हाँ गुड्डा गुडी, हाँ ये भी मान सकते। इनसे क्या होता है, सामूहिकता की भावना पैदा होती है,
क्या होती है, सामूहिकता की भावना पैदा होती है। ठीक है। समूह चर्चा, खेल संबंधित पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों का आयोजन हो। मतलब कई बार स्कूलों में खेल वगैरह आयोजित किए जाते हैं ना, वो इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चों को क्या हो, क्रिएटिविटी का विकास हो सके। ठीक है। और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कई बार कुछ ऐसी गतिविधियां जैसे कि आप प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं ना, तो ये सभी सृजनात्मकता के विकास के लिए सहायक है, इसलिए करवाई जाती हैं ये सब चीजें। ठीक है। तार्किक चिंतन के कार्य, विज्ञान मेले, प्रोजेक्ट कार्य आदि आयोजन किया जाता है। देखो कुछ तार्किक चिंतन, आपने वो न्यूज में डिबेट वगैरह देखी होगी। ठीक है। उसमें तर्क वितर्क होता है। ठीक है। ये भी आपके सृजनात्मकता विकास के लिए सहायक है। इसके बाद विज्ञान मेला लगता है, हाँ, जिसमें वो प्रोजेक्ट वगैरह बना के लेके जाते हो आप। ठीक है। वो प्रोजेक्ट कार्य जितने भी करवाए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो करवाए जाते हैं, लेकिन अभी ध्यान देते नहीं है, ऐसे बना के फाइल जमा करा देते हैं, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए, सृजनात्मकता को दर्शाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब लास्ट है थोड़ा सृजनात्मकता का। देखो सृजनशीलता की क्या विशेषता है, इसमें ना नवीनता होगी, मौलिकता होगी, धारा प्रभाविता होगी और विस्तार होगा। ठीक है ना, ये इनकी विशेषताएं, 4 विशेषता, इनको याद करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना, जिसका क्या नाम है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है लगातार। मूल्यांकन कब किया जाता है, अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा वो आपका, कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है। वो आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है। देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का तात्पर्य होता है लगातार, अर्थात निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला सतत का मतलब होता है। व्यापक का मतलब होता है बालक के व्यवहार के सभी पक्षों को शामिल करना। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है ना, जब उसमें आपके सिर्फ है ना स्टडी को, पढ़ाई को शामिल नहीं किया जाता, सारी चीजों को शामिल किया जाता है। आपका व्यवहार किस प्रकार का है, आप रोज स्कूल आ रहे हो नहीं आ रहे, आपकी टीचर के प्रति क्या बोलते हैं, व्यवहार किस प्रकार का है, आप किस तरीके से बात करते हो, क्लास में किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से मित्रों से क्या बोलते हैं, बातें करते हो, आपकी बुक्स लिखने का तरीका किस प्रकार का है। ठीक है ना, ये सब आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है, साथ में आपके मूल्यांकन में रोल अदा करता है। वो आपके वो नंबर भेजे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, सारी चीजों के होते हैं वो। अपन को तो ऐसा लगता है अपन ने जो अर्धवार्षिक का एग्जाम दिया जिसके, नहीं है वो सभी के हैं। और आपका अनुशासन के भी उसमें नंबर, टीचर के प्रति व्यवहार के भी नंबर है। ठीक है। रोज जा रहे हो उसका भी नंबर है, तो सारी चीजों का नंबर होता है इसमें। ठीक है। तो व्यापक का अर्थ क्या होता है कि बालक की और के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, और सतत का मतलब लगातार चलता रहता है ये मूल्यांकन, मतलब आपको पता भी नहीं होगा वैसे मूल्यांकन चलता रहता है। मूल्यांकन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मूल्य प्लस आंकन, मूल्य आंकित करना, अर्थात वास्तविक अर्थ है निर्णय लेना। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि निर्णय लिया जाता है। जैसे कि एक बालक में मूल्य वे गुण होते हैं जो बालक परिवार और समाज, विद्यालय के वातावरण से सीखता है। देखो बालक में मूल्य के वो गुण होते हैं जो बालक किससे सीखता है, एक तो परिवार से भी सीखता है, समाज और विद्यालय से सीखता है। इन तीनों चीजें से यहाँ क्या क्या है, एक तो परिवार आया, ठीक है, और क्या है यहाँ समाज, इसके बाद क्या है यहाँ पर विद्यालय। हम इन तीनों चीजों से सीखते नहीं सीखते, सीखते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सर्वप्रथम हम परिवार से सीखते हैं, परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, आधी शिक्षा यहीं पूरी हो जाती है अपनी। उसके बाद अपन समाज से सीखते हैं, अपन किस समाज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मोहल्ला कौन सा है अपना, वहाँ का इफेक्ट पड़ता है अपना, मोहल्ला ही नहीं तो आसपास घर तो होंगे, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद अपन विद्यालय से, विद्यालय से बहुत कुछ सीखते हैं। ये तीनों चीजें बेस्ट मिल जाए ना किसी को, अच्छा बालक बन जाते हैं। ठीक है। तो परिवार का भी इफेक्ट पड़ता है, और समाज का भी इफेक्ट पड़ता है, विद्यालय का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अनुभवों और प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। उसी प्रकार मूल्यांकन भी सतत प्रक्रिया है, अतः मूल्यांकन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक अंग है। शैक्षणिक प्रक्रिया का मूल्यांकन अंग है, मतलब शिक्षा में जो परिणाम वगैरह निकाले जाते हैं ना, उसका एक अंग है मात्र, कौन सा, मूल्यांकन। अनुभव और प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता है, नहीं चलता, अपन कुछ ना कुछ सीखते थे सभी से। ठीक है। समाज से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं। ठीक।
देखो, मूल्यांकन में बालक के सभी पक्षों को शामिल करते हैं, अतः इसे व्यापक एवं समग्र मूल्यांकन कहा जाता है। मैंने पहले बताया भाई, इसमें एजुकेशन के स्तर को शामिल नहीं करेंगे, सभी स्तर को शामिल करेंगे, आपके व्यवहार को भी शामिल करेंगे। और इससे पहले अपने अधिगम पढ़ा था। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, और आपके व्यवहार में परिवर्तन आए ना, उसे अधिगम कहते हैं। सीखने को नहीं कहते, सिर्फ सीख के आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। मैंने उसका उदाहरण दिया था कि बचपन में कोई आग से बच्चा जल जाता है, तो दोबारा आग को पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसने सीख लिया है व्यवहार से। बचपन में वो सांप को भी पकड़ सकता है, वो आग को भी पकड़ सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं भाई क्या है, नुकसानदायक है मेरे लिए। लेकिन यदि गलती से उसका हाथ उस पर लग जाता है आग में और वो जल जाता है, तो दोबारा छुआना उसको हाथ देगा, छुएगा? नहीं छुएगा, क्योंकि उसने सीख लिया है। उसको बोलते हैं अधिगम। व्यवहार में परिवर्तन भी आ गया सीखने के बाद, ठीक है। अब वो दोबारा हाथ नहीं लगाएगा, इसका मतलब वो सीख चुका है। तो सीख रहे हो, ये अधिगम नहीं। आपको व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, वो अधिगम है। तभी तो कहा जाता है कि शिक्षा तो महज कागज की टुकड़ियां हैं, डिग्रियां हैं, मतलब आपने पैसे की रसीदें हैं। तो असली शिक्षा वो है जो आपके व्यवहार में झलकती है, ठीक है। मूल्यांकन की व्यापक शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। मूल्यांकन का प्रावधान 1986 की शिक्षा नीति में किया गया था। अभी कौन सी शिक्षा नीति लागू होगी? न्यू शिक्षा नीति, NEP 2020 शिक्षा नीति लागू होगी। इससे क्या तो जल्दी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो रही है, ये शिक्षा नीति। लेकिन जो समग्र और व्यापक मूल्यांकन का जो प्रावधान आया था ना, किसमें आया था? 1986 की शिक्षा नीति में आया था, ठीक है। मूल्यांकन लागू कब हुआ? 2009 और CBSE की कक्षा 9 में लागू किया गया है इसको। नोट, NCERT 2005 में लागू हो गया, परंतु कौन सी कक्षा से लागू करना है, ये प्रावधान 2009 में किया गया था, ठीक है। करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2005 में, उसमें लागू कर दिया गया था, परंतु कौन सी कक्षा में लागू करना है, ये 2009 में किया गया था। CBSE की कक्षा 9 में स्टार्ट किया गया था इसको। राजस्थान में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 60 विद्यालय लागू किया गया और 40 विद्यालय अलवर के थे और 20 विद्यालय जयपुर के थे, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले जिले चुने जाते हैं या कोई सा भी स्थान चुने जाते हैं, अगर वहां सफल हो जाता है फिर सारी जगह चुन देते हैं उसको, ठीक है। संपूर्ण राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब लागू होता है? 2016 और 17 को। आरबीएसई कक्षा 1 से 8 तक लागू कर देते हैं इसको, ठीक है। दोनों ही बोर्ड है, ये तो सेंटर का है, CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये अपने राज्य का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो राजस्थान में कब से लागू होता है याद रखना है तुम्हें, 2016-17 से, और पूरे भारत में कब से लागू होता है? 2009 से, ठीक है। CC क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं CCU को लागू करने के क्या क्या कारण है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? लगातार होने वाला मूल्यांकन, उसे क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। लागू करने के कारण क्या हो सकते हैं? देखो, बालक का मानसिक और शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास भी हो सके, मानसिक विकास भी हो सके और संवेगात्मक सोच का विकास भी हो सके उसका। बालक की समस्या का पता करना और उनका समाधान करना, बालक को क्या समस्या है उसका क्या करना, पता करना और उसका समाधान करना। पता करने को क्या बोला जाता था? निदान बोला जाता था, इससे पहले पढ़ा था अपन ने। और निदान के बाद क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है, ये भी पढ़ लिया अपन, ठीक। बालक का सीखना सरल करना, जो भी बालक सीखता है ना उसको सरल करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाया गया है। प्रतिशत प्रणाली को समाप्त करके ग्रेड प्रणाली को लागू करना। 8वीं का एग्जाम बोर्ड किसने दिया? 8वीं एग्जाम ग्रेड आया ना उसमें, हाँ। तो इसमें क्या है? परसेंटेज की प्रणाली को समाप्त करके ग्रेड प्रणाली को लागू किया गया है, ठीक है। शिक्षक को बच्चों के हर पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। शिक्षक को सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अब बच्चे के हर पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन पे नहीं, बच्चे के ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसकी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके व्यवहार पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके का हरकतें कर रहा है बच्चा बेटे बेटे, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बालक के व्यवहार के सभी पक्ष शामिल करना से बालक के स्वतंत्र चिंतन और भावना का विकसित होगी। देखो, बालक के जब सभी विकास जो क्या बोलते हैं पक्ष शामिल करेंगे तो बालक क्या होगा? एक स्वतंत्र चिंतन होगा, और वह स्वतंत्र चिंतन से क्या होगा? एक तरीके से सृजनशीलता का विकास हो पाएगा, ठीक है। एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो बालक को
अनुकरण की जगह स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास करे। मतलब बालक के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अभी वर्तमान में मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहां पर कोई भी मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें बालक लिखा हुआ है ना, भाई बालक इंपोर्टेंट, तो अभी की शिक्षा नीति में बालक को महत्वपूर्ण रखा गया है, ना तो शिक्षक को ना किसी चीज। अगर बालक की कोई चीज समझ में आ रही है ना, तो वही सही है, अब वो किसी भी आए। बालक महत्वपूर्ण है कक्षा में, राजा है वो कक्षा का बालक एक तरीके से। मतलब शिक्षक बालकों के लिए है, बालकों के लिए शिक्षक नहीं। समझ बात में फर्क है दोनों। अब मूल्यांकन के प्रकार हो सकते हैं अलग अलग। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? देखो मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन में गुणात्मक मूल्यों, निर्धारण मूल्यों तथा उद्देश्य प्रति प्राप्ति के निर्णय लिए जाते हैं। ये प्रकार कौन कौन से होते हैं? निर्णयात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। निर्णयात्मक मूल्यांकन देखते हैं अपन, सीखने के लिए मूल्यांकन होता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में बालक की सीखने का समय हुई प्रगति पर गौर किया जाता है कि सीखते समय उसने क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, उस पर गौर किया जाता है। किस मूल्यांकन में? निर्णयात्मक मूल्यांकन में, निर्माणात्मक मूल्यांकन में। इसमें बालक ज्ञान और सृजनशील होता है, इसमें ज्ञान सीखता है और सृजनशील भी बनता है। किस मूल्यांकन में? निर्माणात्मक मूल्यांकन में। यह निदानात्मक, उपचारात्मक और रचनात्मक प्रकार का होता है। निदानात्मक किसी भी बालक की समस्या का पता लगाना, फिर उसका उपचार किया जाता है। रचनात्मक प्रकार का होता है, ठीक है। 40% अंकों ये तो होता है 4 बार किया जाता है ये वाला मूल्यांकन, ठीक है। इसके बाद दूसरा मूल्यांकन का प्रकार कौन सा है? योगात्मक मूल्यांकन है। पहला कौन सा प्रकार था? निर्माणात्मक। अब ये कौन सा वाला है? योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन या संकलात्मक मूल्यांकन। सत्र की समाप्ति पर बालक ने क्या क्या सीखा और कितना सीखा, इसके बारे में लिखित मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा मूल्यांकन किस किसने दिया है? पढ़ो इसको। सीखने का आकलन और संकलात्मक मूल्यांकन की सत्र की समाप्ति बालक ने क्या क्या सीखा, इसके बारे में लिखित मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट में एग्जाम होता है ना, क्या क्या सीखा, कितना सीखा, ये मूल्यांकन होता है आपका वो योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। 60% अंकों के लिए होता है ये तो 2023-24 के, इसके अनुसार 5 तक के CS के लिए किया जाएगा, ये अभी के लिए नहीं है। मूल्यांकन के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं? BS ब्लूम थे, कौन थे? BS ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष होते हैं सीखने के। देखो मूल्यांकन के, एक तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आप ज्ञान के माध्यम से सीख सकते हो, आप भावनात्मक माध्यम से भी सीख सकते हो, आप क्रिया करके भी सीख सकते हो। सीख सकते हो नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं ना। मूल्यांकन की क्या विशेषता होनी चाहिए? इसमें वेदता होनी चाहिए, इसमें व्यापकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वेदकारिता होनी चाहिए। वेदता का मतलब होता है जैसे आपने किसी भी कक्षा का एग्जाम लिया तो उसके अनुसार पैटर्न होना चाहिए। जैसे मान लो आपने कक्षा 5वीं का एग्जाम ले रहे हो, आप उसको 10वीं वाले बच्चे की तरह क्वेश्चन थोड़ी हो सकते हो, इसका मतलब उसमें वेदता नहीं। इसके बाद उसमें व्यापकता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता जैसे वैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्या होती है? वस्तुनिष्ठता होती है, ठीक है। विश्वनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए? विश्वनिष्ठता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई एक टीचर भी जांच करे और दूसरा भी जांच करे ना, तभी परिणाम हो जाना चाहिए। आपने अवसादे वाले क्वेश्चन देखे होंगे, अगर उसको मैं चेक करूं तभी नंबर उतने आएंगे, दूसरा टीचर चेक करेगा तभी नंबर उतने आएंगे। तो ये अभी जब जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, ये किस आधार पे होते हैं? विश्वनिष्ठता के आधार पर होते हैं। मतलब आपके जितने क्वेश्चन सही निकले ना, उतने ही सही रहेंगे, ठीक है। वैधकारिता होती है इसमें, ठीक है। मूल्यांकन मापन में क्या अंतर है? देखो मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है। मूल्यांकन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक अंग है, मूल्यांकन का अंग है। जो मूल्यांकन है ना, ये शैक्षणिक प्रक्रिया का एक अंग है, जबकि मापन है ना, ये मूल्यांकन का अंग है। मतलब ये मापन इसका अंग है। व्यापक अवधारणा, व्यापक अवधारणा किसे कहते हैं? और इसमें संकुचित अवधारणा होती है, इसमें स्वतंत्रता होती है, जबकि इसमें स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। गुणात्मक संकरात्मक होता है और एक संख्यात्मक होता है। ये गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है, जबकि ये क्या होता है? सिर्फ संख्यात्मक होता है। ये सतत प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, ये समय विशेष पर प्रक्रिया होती है। ये मापन कुछ समय के लिए होता है, जबकि ये मूल्यांकन चलता रहता है। परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो जाता है, जबकि अपरिवर्तनशील है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। बहुपक्षीय है और ये एक पक्षीय, ये एक पक्षीय, इसमें बहुत सारे का पक्ष ले सकते हैं। आकलन, क्या सीखना है और कितना सीखना है, इसे आकलन कहा जाता है, ठीक है। मूल्यांकन का आधार क्या हो सकता है?
देखो मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकन पाठ्यक्रम अन्य क्षेत्रों के बारे में प्रगति का पता लगाता है, छात्रों के बारे में सूचना एकत्रित करना और रिपोर्ट तैयार करना। देखो मूल्यांकन का आधार क्या होता है, छात्रों के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं टीचर्स और उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। फीडबैक देना, भाई आपने कितना सीखा, फीडबैक देते हैं ना, ठीक है। बालकों को योग्यता के आधार पर श्रेणी में नहीं बांटना चाहिए और कमजोर और बुद्धिमान बालकों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। कई बार सोचा होगा कैसे कमजोर बच्चों को तो कुछ भी कह देते हैं टीचर, तो उनमें है ना खाए पड़ती है, फिर बेचारा जो बच्चा होता है ना वो टूट जाता है अंदर से, वो सीखने के लिए प्रेरित भी होता है। और आपने इससे पहले सृजनात्मकता का वो पढ़ा था, तो सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, तो जरूरी थोड़ी है बुद्धिमान होगा जो क्रिएटिविटी, हो सकता है वो अलग क्षेत्र में कुछ कमाल कर दे, तो उसको है ना कमजोर और बुद्धिमान बालकों में बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए ऐसी, ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे अब, व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक अभिवृत्ति, व्यावसायिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं, सामान्य अर्थ क्या है, व्यवसाय से संबंधित सोच, मतलब आप क्या काम करना चाहते हैं उससे संबंधित सोच होती है ये, ठीक है। शिक्षण कार्य भी एक प्रकार का व्यावसायिक अर्थात पेशा है, शिक्षण कार्य भी क्या है, पेशा है, ठीक है। पेशा नहीं, पेशा, कार्य करना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना एवं समर्पण की व्यवसाय प्रतिबद्धता कहलाती है। देखो किसी भी कार्य के प्रति जो अपन कार्य करना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट हो अपना, उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय कहा जाता है, ठीक है। आप सभी बच्चे पढ़ते हैं व्यवसाय के लिए प्रतिभा आगे जाएगी, कुछ ना कुछ करें हम, ठीक है। शिक्षण व्यवसाय की सफलता रुचि पर निर्भर करती है, अतः इस व्यवसाय में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनकी शिक्षण कार्य में रुचि हो। मतलब आप जैसे बीएसटीसी करके टीचर बनने के लिए तो बीएसटीसी करोगे, तो इस कार्य में किसको आना चाहिए, जिसका इस कार्य में रुचि हो। ऐसे नहीं जाना चाहिए भाई सारे जा रहे हैं तो अपन भी जाए, ठीक है। एक शिक्षक को छात्र हित, विद्यालय हित और राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ होने का प्रयास करना चाहिए। जो भी शिक्षक होगा उसको है ना छात्रों के बारे में भी सर्वश्रेष्ठ सोचना चाहिए, हितकारी होना चाहिए, विद्यालय के भी प्रति हितकारी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी, यानी कि एक जो शिक्षक होता है ना वो छात्र के बारे में भी सोचता है, विद्यालय के बारे में भी सोच रखने वाला हो, पूरे देश के बारे में भी सोच रखने वाला हो और वह सर्वश्रेष्ठ देने वाला हो सभी में, ऐसा प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को। और इस व्यवसाय में, शिक्षक के व्यवसाय में किसको आना चाहिए, किसको आना चाहिए, जिसका इस कार्य में रुचि हो, ठीक है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा। एक शिक्षक को छात्र, विद्यालय में अभिभावकों, समाज, उच्च अधिकारियों, सरकार एवं राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक का दायित्व क्या है कि वो छात्र के प्रति प्रतिबद्ध हो, विद्यालय के प्रति भी हो, उनके अभिभावकों के प्रति भी हो, समाज के प्रति भी हो, उच्च अधिकारियों के प्रति भी हो। इतना कार्य होता है एक शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक बनना आसान नहीं है, तो इस व्यवसाय में वही जाए जिनका इस व्यवसाय में क्या हो, रुचि हो, ठीक है। कुछ शिक्षक शिक्षण व्यवसाय को धनारोपण के लिए साधन के रूप में मानते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि होती है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा। उनको बच्चों, कई बार देखा होगा ना स्कूलों में भी, वो शिक्षक पढ़ाते नहीं है, बस सिर्फ उनका धन कमाना माध्यम होता है। तो ऐसे शिक्षक, उनकी प्रतिष्ठा को हानि होती है। फिर उनके बारे में बच्चे भी तो अच्छे थोड़ी बोलते हैं, आते रहते थे वो तो पढ़ाते भी नहीं थे, ऐसे चले जाते थे घूम के। तो कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो श्रद्धा अर्पण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, और उनकी प्रतिष्ठा को क्या पहुंचती है, फिर हानि पहुंचती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो शिक्षण व्यवसाय एक आचार संहिताएं है जिसमें अध्यापक को सरकारी नियमावली, समाज के मूल्यों, आदर्शों को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक के एक आचार संहिता, जब चुनाव होते हैं ना, आचार संहिता लग जाती है ना पूरे देश में, या फिर जहां पर भी चुनाव हो रहा है उसमें नियम के अनुसार कार्य करना होता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक के बोर्ड पर भी आचार संहिता लगी होती है। उसको है ना विद्यालय के और सरकारी नियमावली के अनुसार चलना चाहिए, समाज के मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए, आदर्शों को भी ध्यान में रखना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के मूल्यों और आदर्शों, संस्कृति की रक्षा करे और उसका स्थानांतरण न करे। मतलब कि समाज में क्या क्या आदर्श है, उनकी क्या संस्कृति है, उसकी रक्षा करने का कार्य भी किसका है, एक शिक्षक का है, ठीक है। शिक्षक के रूप में क्या क्या कार्य हैं, मतलब जो शिक्षक है उसका शिक्षक के रूप में क्या कार्य, ये तो सारे देखा आपने, बस सभी का दायित्व क्या है, शिक्षक का सारे कार्य होने चाहिए, लेकिन वो शिक्षक है उसके रूप में क्या कार्य होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक का कार्य, शिक्षण कार्य मार्गदर्शक होता है, अतः शिक्षक
कि शिक्षण में रुचि हो। शिक्षक का है ना, शिक्षण में रुचि होती है, तभी कहा जाता है यदि शिक्षक बनना है तो विद्यार्थी बन के रहना चाहिए आपको हमेशा। जो विद्यार्थी बनने की नहीं रखता कभी शिक्षक नहीं बन सकता, हमेशा पढ़ना चाहिए उसको। ठीक है, शिक्षा का कार्य क्या होता है? शिक्षण कार्य करवाना होता है, मार्गदर्शन देना होता है हमेशा। ठीक है, अतः शिक्षण की भी शिक्षण कार्य में रुचि हो, ऐसा होता है। शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षक की विशेषता है। जिज्ञासु प्रकृति का होना चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाला वो शिक्षक है ना। ठीक है, शिक्षा का आकांक्षा स्तर ऊंचा होना चाहिए, आकांक्षा स्तर ऊंचा होना चाहिए, हमेशा टॉप पे। शिक्षक मानसिक रूप से परिपक्व, बौद्धिक स्तर से परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। ठीक है, सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण में भाग लेना होना चाहिए। जब भी शिक्षकों की कार्यशाला होती है, सेमिनार होते हैं, उसमें भाग लेने वाला होना चाहिए शिक्षक। साथी शिक्षकों के साथ सहयोग मूलक संबंध होना चाहिए, जो भी साथी शिक्षक है उसके साथ अच्छा प्रेम व्यवहार होना चाहिए, यूं नहीं वह दूसरे टीचरों से लड़ता रहे। ठीक है, वरिष्ठ छात्रों के साथ मित्रता व्यवहार होना चाहिए, जो भी वरिष्ठ छात्र होते हैं उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि शिक्षक वही जो बच्चों के दिल की बात समझ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक और शिक्षिका में भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षक और शिक्षिका भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए। अच्छा संप्रेषण मतलब बोल के आपको बातें अच्छे से समझा सके, संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, उसका वक्ता होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, उसकी बातों का प्रभाव पड़े। ठीक है, विषय ज्ञान होना चाहिए, जिस विषय को पढ़ा रहा है उसका अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, इससे उसका खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बच्चों को भी अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम को सरल तरीके से समझाना चाहिए ताकि उनके आसानी से समझ में बैठ सके। किसी भी पाठ्यक्रम को फोटो दिखा के भाई ये चीज यहाँ है। ठीक है, विषय वस्तु की उपयोगिता बताना और दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना। जो विषय वस्तुएं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसकी उपयोगिता मतलब किस प्रकार से अपने काम आएगी वो, और उसके बाद दैनिक जीवन को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, भाई अपने जीवन में ये उपयोग है इसका। ठीक है ना, सभी बालकों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए, और कुशलता ही शिक्षक की, सभी बालकों को बराबर का हक देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? संप्रेषण। संप्रेषण कौशल क्या आता है? संप्रेषण कौशल क्या आता है? संप्रेषण कौशल। देखो संप्रेषण कौशल किसे कहते हैं? इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूशन से हुई है। कंप्यूशन शब्द का अर्थ क्या होता है? समाचार देना, यानी कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? समाचार देना होता है। ठीक है, उसी प्रकार कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण शब्द का क्या अर्थ होता है? सामान्य बनाना, सामान्य बनाना, सामान्य तौर पर रखना। ठीक है ना, किसकी इस भाषा में बस रहे हो तुम? लैटिन भाषा, सर्वप्रथम यही भाषा थी। अतः अपने विचारों या अपनी बात को सहज एवं सरल तरीके से प्रकट करना ही श्रोता आसानी से ग्रहण कर सके, इसे संप्रेषण कौशल कहते हैं। सामान्य तुम्हें ध्यान रखना है, संप्रेषण कौशल किसे कहते हैं? बोलने वाला आसानी से बोल सके, समझने वाला उसे समझ सके, इसे क्या कहते हैं? संप्रेषण कौशल। ठीक है, संप्रेषण पक्ष क्या होता है? संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं संप्रेषण के? दो। एक तो संप्रेषण करता होता है प्रेरक, बोलने वाला, एक तो बोलेगा। ठीक है, और संप्रेषित यानी कि ग्राह्य होता है, सुनने वाला होता है वो। ठीक है, उसे इसको क्या बोलते हैं? संप्रेषण कौशल बोला जाता है इसको। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम से सभी आवश्यकता पड़ती है, मतलब संप्रेषण माध्यम के लिए सभी प्रकार की आवश्यकता। संप्रेषण का सामान्य बोलना। संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक तो प्रेरक होता है जो बोलता है, और एक ग्राह्य होता है जो सुनता है। ठीक है, इसे संप्रेषण कौशल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो। अब संप्रेषण की शुरुआत कैसे होती है? देखो संप्रेषण की शुरुआत, विचार आते हैं, संदेश, प्रेरक और प्रेषित। पहले विचार आएंगे, फिर संदेश प्रेषित करेंगे, किसके द्वारा? वक्ता के द्वारा, फिर जो ग्राह्य होगा वो सुनेगा। ठीक है, संप्रेषण की क्या अवस्थाएं? संप्रेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो पूर्वावस्था, यह संप्रेषण की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण कार्य करवाने के लिए स्वयं तैयारी और अध्ययन करता है, मतलब शिक्षक कक्षा में आने से पहले खुद तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये उसका प्रथम अवस्था हो गई पढ़ाने के लिए। ठीक है, नोट, शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। ये बात समझ में आई?
हमेशा क्या रहना चाहिए, शिक्षक को अध्ययनशील रहना चाहिए, पढ़ाकू होना चाहिए। ठीक है। संप्रेषण अवस्था पूर्वावस्था की तैयारी के आधार पर शिक्षण कार्य करवाता है। पहले नंबर का पूर्वावस्था यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले वो खुद अध्ययन करके आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का संप्रेषण की अवस्था यानी कि किस प्रकार की बात रखता है वो पूर्वावस्था की तैयारी के आधार पर शिक्षण कार्य करवाता है। जो भी पढ़ गया है ना वो कार्य करवाएगा और दूसरे नंबर पर आएगी संप्रेषण की अवस्था। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगी, उत्तरावस्था। यह संप्रेषण की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में शिक्षक सफलता और मूल्यांकन करता है। पहले तो पूर्वावस्था, इसमें खुद अध्ययन करके आएगा जिस भी टॉपिक को पढ़ाएगा। इसके बाद संप्रेषण की अवस्था होती है दूसरी, जिसमें वो संप्रेषित करेगा किसी भी चीज को। ठीक है। तीसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, इसमें वो मूल्यांकन करेगा अपने जितना पढ़ा है बच्चों को, वो प्रश्न पूछेगा किस तरीके से उनको समझ में आया। ठीक है। अब वास्तविक संप्रेषण किसे कहते हैं, कौन सा संप्रेषण है, वास्तविक संप्रेषण। वास्तविक संप्रेषण किसे कहते हैं, प्रेषक जो बात प्रेषितों को कहना चाहता है वह बात या तो संदेश या उसी अर्थ में ग्राही को समझने आना, यही वास्तविक संप्रेषण है। वास्तविक संप्रेषण का मतलब जो भी टीचर हो या फिर कोई भी बोलने वाला हो, अगर वो कैसे भी बोल के बच्चों को समझा रहा है ना और उनके समझ में आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। बातचीत, हाव भाव, मुद्रा, इच्छा, आकांक्षाएं भी संप्रेषण को शामिल होती हैं। हाव भाव भी शामिल होता है, समझाने का तरीका भी होता है, उनके भाव के माध्यम से भी प्रकट की जाती है वो संप्रेषण। और ये जो वास्तविक संप्रेषण क्या होता है, जो भी बात बच्चों को समझानी है ना वो समझ में आए बच्चों को, उसे वास्तविक संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक तो लिखित संप्रेषण, इसमें प्रेषक लेखक और ग्राही पढ़कर सुन ग्रहण करता है। जैसे कि पाठ्यक्रम पुस्तक किसी न किसी ने लिखी होगी। ठीक है। वो भी एक संप्रेषण करता है। वो पहले क्या करता है, लिखता है और ग्राही यानी कि पढ़ने वाला उसको पढ़कर समझता है। और किताबें भी वही अच्छी है जो ग्राही जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है ना वो उसको कहकर लिख सके और समझने पढ़ के और उसे समझ सके, उसे क्या कहते हैं, ग्राही संप्रेषण। यानी कि लिखित संप्रेषण होता है, इस माध्यम में प्रेषक तो लिखता है और ग्राही पढ़कर उसको ग्रहण करता है। और वास्तविक संप्रेषण भी यही होता है, जो भी बात बोलना चाहते हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद होता है मौखिक संप्रेषण। मौखिक का मतलब इसमें प्रत्येक प्रेषक होता है ना जो बोलकर और ग्राही सुनकर ग्रहण करता है। प्रेषक मतलब जो बोलने वाला है, यहाँ पर भी ये है जो प्रेषक होना है प्रेषित से कहता है सुनने वाले से। और वास्तविक संप्रेषण वही होता है जो कहने वाला सुनने वाले की समझ में आ जाए। लिखित में क्या होता है, कोई भी पाठ्य पुस्तक में उसमें लिख देता है और पढ़ने वालों को समझ में आ जाता है। मौखिक में क्या होता है, वो बोलता है और सुनने वाले को समझ में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, वाद विवाद करते हैं। ठीक है। उसके बाद कोई भाषण दे दे, कोई भाषण दे रहा है किसी भी मुद्दे पर, वो आपको समझ में आ रहा है तो ये संप्रेषण हो गया। कौन सा संप्रेषण हो गया, मौखिक संप्रेषण। इसके बाद आता है संकेत संप्रेषण। इसमें संकेत द्वारा संप्रेषित होता है। संकेत का मतलब ट्रैफिक पुलिस देखे होगा आपने, वो संकेतों के माध्यम से इधर जाओ वो संकेतों के माध्यम, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये भी कौन सा माध्यम हो गया संप्रेषण का, संकेत माध्यम हो गया। अब संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। देखो संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं, संप्रेषणों की विशेषता, संप्रेषण कला और विज्ञान दोनों ही। संप्रेषण क्या है, कला भी है, आर्ट भी है और साइंस भी है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं, बोल चाल रहे हैं, सुनने वाला सुन भी रहा है। ठीक है। इसे सामाजिक प्रक्रिया भी है कि संप्रेषण जन्मजात नहीं होती, इसे व्यक्ति समाज में रहकर अर्जित करता है। बोलचाल की भाषा को भी अर्जित करता है। लिखना भी जन्मजात नहीं होती किसी में भी, बाद में आगे सीखता है ना बच्चा, बोलना भी लिखना भी बाद में सीखता है, संकेत देना भी बाद में सीखता है। तो ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, ये कौन सी है, समाज के द्वारा रहकर अर्जित करता है। ठीक है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण जब भी करेंगे ना तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। कोई बात बोलोगे तब भी उसका उद्देश्य होता है, लिखोगे उसका उद्देश्य होता है। ठीक है ना, संकेत करोगे उसका उद्देश्य होता है। ठीक है। ये क्या दुर्व्यय प्रक्रिया है। एडिसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें परिपक्वता आवश्यक होती है, मतलब परिपक्वता आवश्यक होती है, मेच्योरिटी आवश्यक है। किसके लिए, संप्रेषण के लिए। संप्रेषण में सूचना सामग्री और विषय वस्तु शामिल होते हैं। जो भी सूचना हो गई, सामग्री हो गई, विषय वस्तु आवश्यक है किसमें, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब बोलना, किसी बात को समझाना। और अच्छा संप्रेषण क्या है, जो बोले और समझ में आ जाए सामने वालों। संप्रेषण का चक्र कैसे चलता है, देखो विचार प्रेरक होता है। ठीक है। संदेश और ये माध्यम होता है। माध्यम प्रचारित और ग्राही होता है, लास्ट में ग्राही के पास आता है संदेश। ठीक है। पहले तो प्रेरक, संदेश, फिर माध्यम, फिर ग्राही, प्रसारक और माध्यम, ऐसे घूमता रहता है संप्रेषण। ठीक है।
और महत्वपूर्ण रोल अदा कौन करता है संप्रेषण? प्रेषक करता है, बोलने वाला, ठीक है ना, वो चाहे लिखित माध्यम से हो या मौखिक माध्यम से हो। संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? एक तो प्रेरणा देना, प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु, व्यवहार में परिवर्तन करने, कोई अजीब अजीब व्यवहार करने लग जाए तो उनकी मानसिक अवस्था का अध्ययन करके उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। कई बार अपने बचपन में व्यवहार में एक परिवर्तन एक झापड़ से हो जाता था, ठीक है ना, लेकिन अभी तो समझा ही नहीं होता, ठीक है। विभिन्न कौशलों में विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास हो सके, इसलिए भी संप्रेषण आवश्यक है। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना, अधिगम मतलब सीखने को अर्थपूर्ण बनाना, उद्देश्यपूर्ण बनाना। फीडबैक चैनल या प्रकाष्ठ पोषक ग्राही द्वारा प्रेषक को प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स युक्त करना ही फीडबैक कहलाता है। देखो आपको जो बात समझाई गई ना वो कितनी समझ में आई उसके बारे में बताना है, फीडबैक देना, प्रतिक्रिया देना। ये रेस्पॉन्स का मतलब आपको पता था पहले हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं? पक्का? हमें तो रेस्पॉन्स ही पता था, प्रतिक्रिया पता ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इंग्लिश की जो इंग्लिश का ही पता है, अपन को हिंदी का पता नहीं। बैंक हो गया, पेन हो गया, बहुत सारी चीजें। सल्ट इंग्लिश, अपन का क्या कहते हैं? कमीज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। संप्रेषण को प्रभावी बनाए किस प्रकार से बनाया जा सकता है? संप्रेषण को प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव पड़ सके। संप्रेषण पूर्ण रूप से नियोजित हो सकता है, भाषा शैली अच्छी हो, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मतलब बोलने वाला सुनियोजित तरीके से बोले, उसकी भाषा में क्या होना चाहिए? अच्छी शैली होनी चाहिए बोलने वाले की, और प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सभी की समानता के साथ बोलना चाहिए। उसको व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, सभी बालक एक जैसे नहीं होता, कुछ अलग अलग अर्थ करने वाला भी होता है, तो उसी प्रकार से उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ बड़े हो जाते तो उनकी हरकतें छोटे बच्चों जैसी रहते हैं, तो उनकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, ठीक है। समय और प्रेरणा का ध्यान रखना चाहिए उनको। संप्रेषण प्रभावपूर्ण होना चाहिए जिससे लोग ध्यानपूर्वक सुन सके, ऐसा प्रभाव होना चाहिए संप्रेषण का जो लोग क्या कर सके, उसको ध्यानपूर्वक तरीके से सुन सके, ठीक है। देखो शिक्षक के संप्रेषण को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? भाषाई विद्वत्ता ज्ञान भंडार कर ही शिक्षक के संप्रेषण को प्रभावी बनाया जा सकता है। अतः शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए। मतलब शिक्षक प्रभावशाली कब बन सकता है? जब उसमें विषय का ज्ञान हो। इसलिए शिक्षक का क्या है, कार्य क्या है कि वो हमेशा अध्ययनशील रहो, पढ़ते रहना चाहिए शिक्षक को, तभी वो अपने विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसका क्या हो सकता है, बच्चों के सामने प्रभाव पड़ सकता है, संप्रेषण का अच्छा माध्यम हो सकता है। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को मनोशारीरिक दशा पर ध्यान देना चाहिए, बच्चे किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, किस तरीके की हरकतें वो सीखने के लिए कितने प्रेरक है कितने नहीं है, इस प्रकार का भी ध्यान किसको देना चाहिए? शिक्षक को, ठीक है। हो सके उनको कोई मानसिक बीमारी हो, किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी हो रही हो, तबीयत खराब हो रही हो, तो उसके ऊपर भी बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। शिक्षक के संप्रेषण में उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए, मतलब जो भी वो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसकी लालसा होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, वही शिक्षक सफल है, वो अपन जो करना चाहते हैं ये करके बताएंगे, ठीक है। उद्देश्य पूर्ण होने पर संतोष प्राप्त होना चाहिए, आत्मा को संतोष प्राप्त होना चाहिए। भाई हमने जो उद्देश्य के हिसाब से पढ़ा था बच्चों को, जैसे आप बीएसटीसी पढ़ रहे हो, आपका नंबर आ जाए, हाय क्या खुशी होगी। हमने जिस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाया वो उद्देश्य प्राप्त कर लिया बच्चों ने, ठीक है। शिक्षक को उदाहरणों के द्वारा सरल और सुगम्य बनाना चाहिए, शिक्षक को उद्देश्य के द्वारा उसको सरल बनाना चाहिए, सुगम्य बनाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण छात्रों के परिवेश की भाषा मातृभाषा में करवाने से विषय वस्तु को समझाने में आसानी होती है। मातृभाषा जो बच्चे वहां के बोले ना, जैसे आप मान लो प्राथमिक शिक्षक बन जाओगे 1 से 5वीं तक, तो आप उनके बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा दोगे, उसको अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप आडुदी में बात करें तो वो समझ में जाता है, या फिर हिंदी या इंग्लिश में आडुदी में, क्यों? क्योंकि अपनी मातृभाषा, हालांकि भाषा नहीं आडुदी बोली है वो, ठीक। पढ़ाते समय छात्रों को अपनी बात रखने का क्या देना चाहिए? अधिकार देना चाहिए, बच्चे अपनी बातों को रख सके। सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये समस्या है, ठीक है, तो कौन रख सकता है? बच्चे बातें रख सकते हैं अपनी, ठीक है। पर ऐसी ऐसी बात नहीं मानना, वो कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे, तो बात तो रखो जो तथ्य के आधार पर हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संप्रेषण के कितने प्रकार है, हमने कितने पढ़े थे पहले?
देखो संप्रेषण के प्रकार, दो प्रकार होते हैं माध्यम के आधार पर। अगर माध्यम के आधार पर तो शाब्दिक, ये लिखित होता है, अलिखित मौखिक होता है। लिखित माध्यम से भी संप्रेषण कर सकते हैं अपन, और मौखिक आधार पर भी संप्रेषण कर सकते हैं। अशाब्दिक मतलब सांकेतिक आधार पर, संकेत के माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। संकेत के आधार पर उदाहरण कौन सा बताया था आपने, कौन सा बताया था, ट्रैफिक पुलिस का, ठीक है। लिखित के माध्यम से एग्जाम होता है और मौखिक परीक्षा वगैरह भी होती है, इसे क्या कहते हैं, संप्रेषण का माध्यम कहते हैं, ठीक है। संदेश प्रवाह के आधार पर ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये तो अधोगामी उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारी की अपेक्षा की जाती है, और उद्यगामी यानी कि निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारियों को संप्रेषित की जाती है, और एक समतल यानी कि समान स्तर के अधिकारियों के रूप में। देखो ये जीवन में भी काम आते हैं तीनों चीजें, क्योंकि अपने ऊपर भी कोई ना कोई रहता है, फिर अपने नीचे भी कोई ना कोई रहता है, और अपने बराबर भी रहता है। स्कूलों में पढ़ते हो आप, ठीक है, आपके कक्षा में आपसे सीनियर रहेगा, आपके बराबर रहेगा, आपसे नीचे रहेगा, ठीक है। ये तीनों, और इन तीनों के माध्यम से अलग अलग डिवाइड होता है चीजें। देखो सबसे सरल संप्रेषण कौन सा है, लिखित संप्रेषण है, क्योंकि लिख के बातों को समझा सकते हैं। देखो अब अंतर व्यक्ति संप्रेषण देखते हैं अपन, यानी कि व्यक्ति के द्वारा स्वयं के विचारों भावों को समझना। कभी कभी अपन खुद के भाव को समझते हैं ना, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, अंत व्यक्ति संप्रेषण कहा जाता है। जब अपन खुद के भावों को समझे, विचारों को समझे, उसे अंत संप्रेषण कहा जाता है। उसके बाद अंतर व्यक्ति संप्रेषण, दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावों को समझना, किसी दूसरे के विचारों को समझना, किसी दूसरे के भावों को समझना, उनकी तकलीफ होती है ना, उनको समझना, कौन सा संप्रेषण है, अंतर व्यक्ति संप्रेषण है। और खुद को समझना, कहीं कहीं बार तो अपन खुद को ही नहीं समझ पाते, दूसरों को क्या समझेंगे, ठीक है। और दूसरों को समझना अंतर व्यक्ति संप्रेषण। एक मार्गी किसे कहते हैं, एक ही दिशा में मार्ग में होने वाला। देखो एक मार्गी क्या कहा जाता है, एक मार्गी किसे कहा जाता है, एक ही दिशा में होने वाला। एग्जाम्पल क्या है, शिक्षक के द्वारा छात्रों को आदेश, एक ही मार्ग में होता है, शिक्षक के द्वारा छात्रों को आदेश देते हैं, आदेश, ठीक है। उसके बाद द्विमार्गी, दोनों दिशाओं में मार्गदर्शन होने वाला। जैसे एग्जाम्पल शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, छात्रों के द्वारा उत्तर देना। इसमें तो डायरेक्ट शिक्षक का आदेश देता है, कल काम करके ले आना। इसमें क्या करता है, प्रश्न पूछता है, बच्चे उत्तर देते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार का संप्रेषण है, द्विमार्गी, ठीक है। संप्रेषण के कितने सिद्धांत हैं, देखो संप्रेषण के सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, समन्वय व्यवसाय का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, विश्वसनीयता का सिद्धांत। ये इतने सिद्धांत है संप्रेषण के, नाम याद रख लेना तुम डायरेक्ट। क्या संप्रेषण में क्या क्या बाधा आती है, रुकावट क्या क्या आ सकते हैं संप्रेषण में। देखो संप्रेषण की सफलता में आने वाली रुकावट या फिर अवरोध, ग्राही और प्रेषक अयोग्य होने पर भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जो भी बोलने वाला है मान लो अयोग्य है, अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पा रहा, तब भी रुकावट आ सकती है। जो सुनने वाला है या वो अयोग्य है, उसको सुनने में समस्या आ रही, तो भी ग्राही संप्रेषण में माध्यम में क्या हो सकती है, रुकावट आ सकती है, ठीक है। इसके बाद माध्यम में अभाव, जिस माध्यम से वो बात कहना चाह रहा है, ठीक है, जैसे भाषण दे रहे हैं कहीं पर, माइक ही खराब हो तो इसमें भी रुकावट आ सकती है, ठीक है। मान लो गला ही खराब हो रहा हो, ठीक है। भौतिक बाधाएं, प्रसारण संबंधित यंत्रों को खराब या शोर, ध्वनि या वातावरण से दूरी। अभी बताया मैंने, या तो यंत्रों में खराबी आ जाए, ठीक है, शोर शराबा हो, वहां पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, तो इन सब में क्या होती है, या फिर दूरी हो युक्तियों के मध्य, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संप्रेषण में रुकावट कहा जाता है। देखो भाषा संबंधित बाधाएं भी आती हैं, भाषा से संबंधित क्या आती हैं, बाधाएं आती हैं। कौन कौन सी बाधाएं आती है भाषा संबंधित, देखो भाषा संबंधित क्या क्या बाधाएं आती हैं, गलत उच्चारण, अस्पष्ट शब्द दबाकर बोलना, अनावश्यक शब्द को बोलना, या तो फिर अटकना, हकलाना, तुतलाना, या शारीरिक या मानसिक बाधाएं। भाषा संबंधित ये प्रॉब्लम आती है, अपनी बात क्या बोलते हैं, बात को सही तरीके से नहीं रख पाना, शब्दों को गलत बोलना, दबाकर बोलना, ठीक है। इसके बाद हकलाना, तुतलाना बोलते हैं ना अपनी तरफ, ठीक है। इसके बाद तुतलाना भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, भाषा संबंधित बाधाएं बोला जाता है। मनोवैज्ञानिक संबंधित, जैसे जिज्ञासा कम होना, अरुचि होना, पूर्वग्रह होना और चिंता होना, ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, ठीक है। इसके बाद अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे,
सामाजिक संवेदनशीलता, एक टॉपिक बच रहा है बस। सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक परिपक्वता किसे कहते हैं? एक व्यक्ति मानविक समुदाय या समाज के नियमों, मूल्यों और आदर्शों से, रीति रिवाजों और संस्कृतियों के बारे में समझ होना सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। देखो हम सभी सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हमारे अंदर समाज के नियम फॉलो करते हैं अपन, उनके मूल्य आदर्शों को प्रेरित करते हैं, उनकी बनाई हुई परंपराओं को निर्माण करते हैं, इसके बाद उनकी संस्कृति के अपनाते हैं। जैसे जाति धर्म के अनुसार भी अलग अलग संस्कृतियां होती है, रहन सहन का तरीका अलग होता है, खान पीन भी अलग अलग होता है, तो उन सबको अपनाते हैं, समझ विकसित होते हैं और सामाजिक परिपक्वता मेच्योरिटी होती है, सामाजिक या सामाजिक संवेदनशीलता कहलाती है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? सामाजिक संवेदनशीलता कहलाती है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति में सामाजिक कुशलता का विकास होना ही सामाजिक परिपक्वता होता है। सामाजिक कुशलता का विकास होना है सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। ये जितने भी चीजें बताए ना अपने संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों परंपराओं के बारे में परिपक्व होना है, इसे सामाजिक क्या कहते हैं? परिपक्वता कहा जाता है, मेच्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में संतुलन व्यवहार करता है तो ये सामाजिक परिपक्वता को दर्शाता है। संतुलित व्यवहार करे, चिढ़ ना जाए एकदम से, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक सोशल मेच्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति का समाज के साथ उचित समायोजन करना ही सामाजिक परिपक्वता है। व्यक्ति के साथ समाज के साथ उचित समायोजन ही करना है, क्या कहलाता है? सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। देखो समायोजन एक मानसिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी परिस्थितियों में वह समायोजन स्थापित करने लगता है, करने की कोशिश करता है और यूं नवीन व्यवहार की कोशिश करता है और नवीन व्यवहार करता है। देखो आपके सामने यदि कोई भी प्रकार की परिस्थिति आएगी या समस्या आएगी तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? समस्या का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि या तो समायोजन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी बेटी शादी होने के बाद उसके ससुराल में गई तो वह समायोजन करने, पहले वो सूट पहनती थी, अब क्या पहनेगी? मान लो साड़ी पहनेगी, तो उसको समायोजन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर घर पे कैसे रहती थी वहां कैसे रहेगी? घर पे तो मान लो शुरुआत में खाना बंदे खा लेती थी और वहां बाद में खाना पड़ेगा, तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये तो एक उदाहरण है, इसके अलावा बहुत सारे भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, मान लो आपने उसमें क्या बोलते हैं, कांटा चुभ रहा हो किसमें? चप्पल में, और निकल भी नहीं रहा हो अपन से, तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं, गुलकायद लगी थोड़ी बहुत। ठीक है, आगे देखते हैं। खैर अब तो कांटे चुभते भी नहीं है किसी को, कांटे थोड़ी चुभते हैं अब किसी को, नहीं चुभते हैं, कांटे वाले दिन ही गए। देखो यदि बालक समायोजन नहीं कर पाता है तो कुसमायोजित हो जाता है। देखो कुछ को जो समायोजन कर लेते हैं और कुछ समायोजन नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भड़क जाते हैं फिर वो। ठीक, देखो एक बालक सर्वप्रथम अपने परिवार से सीखना शुरू करता है, अतः परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बालक की प्रथम गुरु उसकी माता होती है। बात क्लियर है यहाँ तक? जो समायोजन नहीं कर पाता, क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद बालक सर्वप्रथम कहाँ सीखता है? परिवार से सीखता है, अतः परिवार बालक क्या है? प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? उसकी माता होती है। ठीक है, सामाजिक विकास परिपक्वता के बालक को सामाजिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सामाजिक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है बालक को, समाज में रहकर ही मित्र भी बनाने पड़ते हैं उस प्रकार के। अतः सामाजिक परिपक्वता प्रथम सीढ़ी सामाजिकता कहा जाता है, यानी कि समाज को प्रथम सीढ़ी कहा जाता है सीखने की। और ऐसे तो सीखने के परिवार पाठशालाएं प्रथम, और इसके बाद प्रथम गुरु उसकी माताएं। बालक के विकास में आधारभूत भूमिका कौन निभाता है? परिवार, मतलब मेन भूमिका तो परिवार निभाता है। बालक के विकास में प्रमुख स्रोत कौन होता है? विद्यालय होता है। ठीक है, बालक के विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से हो जाती है। बालक को मानसिक विकार भी सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करता है। अगर बालक को कोई मानसिक विकार है तो सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समाज का खासा ज्ञान होता है, ठीक है, बहुत सारा कुछ पता ही नहीं होता भाई समाज में क्या चल रहा है, ठीक है ना, तो सामाजिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। परिपक्वता के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, समाज में रहकर सीख जाता है बच्चा। ठीक है, अब जो ये सामाजिक परिपक्वता है इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? सामाजिक परिपक्वता के दो स्रोत होते हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक घर के पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं और शिक्षण संस्था, धार्मिक राजनीतिक संस्थाएं दो होते हैं। देखो समाज में रहकर सीखने के दो क्या होते हैं? स्रोत होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक में कौन आएगा? परिवार आएगा, परिवार से भी सीखेगा, घर पड़ोसी रिश्तेदार से भी सीखेगा, प्राथमिक हो गए, डायरेक्ट मिल सकते हैं। द्वितीयक स्रोत कौन सा आएंगे? दूसरे नंबर जो सीखने के लिए कार्य करते हैं, एक तो शिक्षण संस्था है, विद्यालय वगैरह, ठीक है,
धार्मिकता है कि मंदिर वगैरह, धार्मिक संगठन हो गए, राजनीतिक संस्था हो गई, जो भी पार्टियां वगैरह होती है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक परिपक्वता में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, समाज के स्तर के समझाने के लिए शिक्षक की, एक टीचर की क्या भूमिका होती है। आदर्श भूमिका अर्थात स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, शिक्षक स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे ताकि बच्चों को अच्छा ज्ञान मिल सके, ठीक है। समाज में युक्त बुराइयों को खत्म करना, समाज में युक्त बुराइयां है ना उसको क्या करना, खत्म करना, ठीक है। एनसीसी कैंप का आयोजन करवाना, एनसीसी कैंप का आयोजन करवाना भी किसका उद्देश्य है, एक शिक्षक का। खेल का आयोजन करना, टीम की भावना का विकास करना, खेल का आयोजन करना यानी कि टीम की भावना का भी विकास करना, ठीक है। खेल का आयोजन करके टीम की भावना का विकास कर भी क्या कर सकते हैं। देखो युक्ति की परिपक्वता का पक्ष, जो भी युक्ति होगा ना, जो भी युक्ति होगा उसमें ना शारीरिक पक्ष भी शामिल होता है, मानसिक पक्ष भी शामिल होता है, संवेगात्मक पक्ष भी शामिल होता है, सामाजिक पक्ष भी शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद देख लो लास्ट पेज है, देखो आदेश, अनुकरण और पहचान यानी कि पुरस्कार और दंड देकर भी सामाजिक प्रक्रिया में प्रशिक्षण में भाग लिया जा सकता है। एकल परिवार की उपेक्षा संयुक्त परिवार में क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया में तेजी आती है, ठीक है। मतलब सामाजिक संप्रेषण अच्छा किसमें होता है, संयुक्त परिवार में, क्योंकि उसमें सारा परिवार एक साथ रहता है, ठीक है। इसी के साथ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड समाप्त होती है, ठीक है ना। इसका अच्छा रिविजन करना, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे इसके।